Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन में अभी तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। एक क्वेश्चन असेट अकाउंट का, दूसरे क्वेश्चन में असेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों बनाकर देखा था। अब आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर फर्म ये डिसाइड करे कि जो मेथड अभी तक हम फॉलो कर रहे थे डेप्रिसिएशन का, उसको चेंज करके दूसरे मेथड पर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे और अब डब्ल्यूडीवी फॉलो करते हैं, तब क्या होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको समझते हैं। लेकिन देखो, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों चेंज करते हैं। एक तो आप प्लीज इसको ये मत समझना कि मेथड चेंज करने से टैक्स की सेविंग हो जाएगी या हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो टैक्स बच जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, डेप्रिसिएशन से टैक्स बचता है बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जितने वहां पर रेट्स गिवन है, उसके हिसाब से ही डेप्रिसिएशन लग सकता है। हमारे अपने आप रेट डिसाइड करने से कई लोग ये सोचते हैं कि हम जानबूझ के ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दें, उससे होगा क्या, सिर्फ अकाउंट्स में ही तो लगाएंगे, टैक्स इससे नहीं बचने वाला, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का अलग पूरा प्रोविजन चलता है। डेप्रिसिएशन वहां पर उसके अकॉर्डिंगली अलग से निकलता है। ठीक है, तो इससे टैक्स का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों कोई फर्म करेगी, देखो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके तीन रीजन हो सकते हैं। या तो जिस एक्ट से वो फर्म गवर्न होती है, जैसे अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनीज एक्ट से गवर्न होती है, तो उस एक्ट ने ही मना कर दिया जो मेथड हम फॉलो कर रहे थे। अगर एसएलएम मेथड हम फॉलो कर रहे थे और कंपनीज एक्ट मना कर दे कि अब से एसएलएम मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में। तो अगर उसमें ही मेथड चेंज करने के लिए बोल दिया जाए कि एसएलएम को नहीं फॉलो करना, डब्ल्यूडीवी को फॉलो करना है, तब। और तीसरा, जो कंपनी अपने हिसाब से, कोई भी फर्म मतलब अपने हिसाब से कर सकती है, वो है अगर उनको लगता है कि इससे बेटर प्रेजेंटेशन हो पाएगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अभी तक हम जो कर रहे थे उससे उतनी बेटर नहीं हो पा रही थी, अब ये वाला मेथड हमें लगता है, अब हमारा ओपिनियन चेंज हुआ है, तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। उस केस में भी मेथड को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब जब भी कोई मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक मशीन शुरू में पहले 2-3 साल तो चला ली डब्ल्यूडीवी पे और अब उसको चला लेंगे एसएलएम पे, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो डब्ल्यूडीवी पे अब तक चल रही थी और आज हमने डिसाइड किया उसको एसएलएम करना, तो जब से मशीन खरीदी थी तब से स्टार्ट करेंगे एसएलएम बेसिस पर लगाना, फिर से पूरी अकाउंटिंग करेंगे उस वाली मशीन की। ये होता है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसलिए इतना इजी भी नहीं है हमारे लिए। तो ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसमें 2-3 मशीन होगी, लेकिन किसी कंपनी के, किसी फर्म के बारे में सोचो जिनके पास वेरियस असेट्स हैं और वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब से खरीदी है ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा डेप्रिसिएशन। हाँ, लेकिन जो मशीनें बिक गई, जो अब हमारे पास है ही नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो एट प्रेजेंट, जिस दिन हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हैं, जिस दिन हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करने का डिसाइड कर रहे हैं, उस दिन हमारे यहाँ कितनी असेट्स हैं उन पर ही लगे चेंज होगा। जो मशीनें बिक चुकी हैं उनका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? जैसे अब आप क्वेश्चन करोगे, हो सकता है 4 मशीनें दे रखी हो, उस 4 में से 2 पहले ही बिक गई, बस 2 ही बची, और अब कहते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करो, तो जो रिमेनिंग 2 बची उस पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा, ना कि चारों पर। आया आप लोगों को ये चीज समझ में? तो फिर क्या होगा, जब हम इसकी एक वर्किंग कर लेंगे कि अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे थे और लगना कितना चाहिए था, कंपैरिजन करना पड़ेगा। अभी मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, हो सकता है आपको इतना ना समझ में आए, क्वेश्चन करके देखेंगे तब इजीली समझ में आएगा। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगाया, कितना लगना चाहिए था। अगर कम लगा, डिफरेंस आया कि डेप्रिसिएशन आपने कम लगा रखा है ऑलरेडी, तो और लगा लो,
और लगाने के लिए एक्सपेंस को कहां लेके जाओगे, पी एंड एल में। तो पी एंड एल को डेबिट कर दोगे, पी एंड एल डेबिट टू असेट अकाउंट, असेट को कम कर दो। ठीक है, पी एंड एल ही डेबिट करना चाहिए। कई बार डेप्रिसिएशन टू पी एंड एल लिख देते, डेप्रिसिएशन टू असेट भी कुछ कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बट वो ठीक नहीं है। इसको पी एंड एल से ही चार्ज करो, पी एंड एल डेबिट टू असेट। और अगर हमने ज्यादा कर दिया था डेप्रिसिएशन, अब कम करना है उसको, तो रिवर्स करो, मतलब असेट को बढ़ा लो वापस, असेट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, इनकम में ले जाओ, क्योंकि हमने एक्सेस एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया ना, तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया पी एंड एल को। तो असेट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। समझ में आया आप लोगों को? तो मैंने अभी तक जितनी भी बात बताई, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगेगा, डिफरेंस जो भी होगा वो पी एंड एल में जाएगा। ठीक है, जो मशीनें बिक गई है उस पर ध्यान मत देना, जो एट प्रेजेंट मशीन है सिर्फ उस पर लगेगा। ठीक है, या तो हमारा कोई एक्ट, स्टैट्यूट जिसको बोल सकते हैं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन हमें लगती है। इस तीन कारण से हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ये आप लोगों को, अगर आपने 10 ईयर्स खरीद ली होगी शिवदास, तो उसमें दे रखा है, पेज नंबर P31 पर है ये। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 2-3 मशीनें हैं और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, तो इसको करते हैं। XYZ लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1st January 2009 certain machinery for rupees 1,94,000 and spent rupees 6,000 on its erection। तो 1,94,000 की खरीदी, 6,000 रुपए ऊपर से खर्चा हो गया इंस्टॉल कराने का, तो असेट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ गई, 2 लाख रुपए। कब खरीदी, 1 जनवरी 2009 को। ऑन 1st जुलाई 2009, उसी साल, एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज्ड, एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। On 1st July 2011, the machine purchased on 1st January 2009 was auctioned for rupees 1 लाख रुपए। 1 जुलाई 2011 को पहली मशीन जो हमने 1 जनवरी 2009 को खरीदी थी उसको नीलाम कर दिया, और कितने में, 1 लाख रुपए में। एंड ऑन द सेम डेट, उसी दिन, अ न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,50,000, एक और मशीन खरीदी गई 1.5 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st दिसंबर, इनके यहाँ कैलेंडर ईयर फॉलो होता है जनवरी से दिसंबर का। डेप्रिसिएशन कितना लगता है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब एसएलएम मेथड। नो डेप्रिसिएशन, इसको अंडरलाइन कर लेना, नो डेप्रिसिएशन नीड टू बी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन द मशीन वॉज यूज्ड। और ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, वरना हम जरूर लगाते अगर ये नहीं कहता तो। बट इसने क्या बोल दिया, ईयर ऑफ सेल में जितने महीने वो मशीन यूज होएगी उतने महीनों का डेप्रिसिएशन मत लगाना। अब जैसे 2011 में हमने मशीन को बेचा है, पहली वाली 1 जुलाई को बेचा है, तो मैं तो यही कहता कि जनवरी से लेकर जुलाई तक तो चली है 2011 में, हमने तो ऐसे ही समझा है ना, तो उन 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, जनवरी टू 30 जून तक का। लेकिन क्वेश्चन ने कहा नहीं, उस पार्ट ऑफ द ईयर, जिस साल मशीन बिकती है उस पार्ट ऑफ द ईयर में कोई डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लगाएंगे। In 2013, however, the company has changed the method of depreciation to WDV method at the rate of 15% per annum from straight line method। 2013 में आकर कंपनी ने क्या किया, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर दिया। पहले वो लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, 10% लगा रहे थे, अब वो WDV लगाना चाहते हैं एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो कौन कौन सी मशीन पर फर्क पड़ेगा, एक मशीन 2 पर, एक मशीन 3 पर। फर्स्ट पर क्यों नहीं, फर्स्ट तो ऑलरेडी बिक चुकी उससे पहले, तो उसमें तो उसका कोई रोल ही नहीं आएगा चेंज इन मेथड का। शो द मशीन अकाउंट फॉर द पीरियड 2009 से 2013 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 5 सालों का हमें मशीन अकाउंट बनाना है। देखिए एक चीज समझो, आप लोग वर्किंग नोट, ऐसे क्वेश्चंस में जब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो वर्किंग नोट वगैरह अपने पहले बनाकर तैयार कर लो, सारी कैलकुलेशन उसमें कर लो, फिर उसके बाद तो बस लेजर बनाने में फिर बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि जस्ट फिगर्स आपके पास है ही, वहां पर जाकर बस पुट करनी होगी।
है ना। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। आपको बोर्ड दिखाई दे ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले बात करते हैं मशीन 1 की। कॉस्ट ऑन किस दिन खरीदी थी ये? तो फिर आप कहोगे कि मशीन 1 का कर क्यों रहे हो, क्योंकि ये तो मेथड चेंज नहीं हुआ इस केस में, तो क्योंकि ये तो बिक गई। हाँ, तो प्रॉफिट लॉस निकाल के रख लेते ना, फिर वो लेजर बनाने में काम आएगा, मशीन अकाउंट मांगा है जब। तो कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2009 कितनी कॉस्ट है? 194 प्लस 6000, तो टोटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपए की, है ना। 2 लाख रुपए की ये कॉस्ट हो जाती है। लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2009, 2009 में उस पे क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। क्या रेट है डेप्रीसिएशन का? 10% पर एनम। तो 10% डेप्रीसिएशन 2 लाख पर 20,000 रुपए हो गया। अब बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू का मतलब होता है बुक्स में वैल्यू। बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2010 कितनी हो गई? 1,80,000 रुपए की। चलिए फिर लगाइए डेप्रीसिएशन 2010 में। मेथड एसएलएम है तो वही 20,000 रुपए लगेगा डेप्रीसिएशन, तो 20,000 रुपए फिर डेप्रीशिएट कर दो। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रीसिएशन रिमेन सेम इन ऑल ईयर्स। 1,60,000 रुपए ये वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2011। ये बेच कब रहे हैं? ये बेच रहे हैं इस मशीन को 1 जुलाई 2011 को। देखो, तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगना 2011 में, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है जिस साल मशीन बिकेगी उस साल कोई डेप्रीसिएशन चार्ज मत करना। इसका मतलब यही सेम बुक वैल्यू 1 जुलाई 2011 को भी होगी, यही बुक वैल्यू होगी, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो लगना नहीं। इसको सेल वैल्यू से कंपेयर कर लो। सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस है 1 लाख रुपए का। 1,60,000 रुपए की चीज 1 लाख में बिक गई, कितने का नुकसान है? 60,000 का। तो ये लॉस आ गया मशीन पर 60,000 रुपीज का। बताइए समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, ये हम लोगों ने पहली मशीन का काम कर लिया। अब जब लेजर बनाएंगे तो उसमें इजीली ये सारी फिगर्स को पुट कर देंगे। आगे बढ़े, सेकंड मशीन पर चलते हैं। सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं मशीन 2 का। मशीन 2 में तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज भी हुआ है, और जब भी मेथड चेंज होता है वो स्टार्टिंग से ही करना होता है। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग से दोनों मेथड पर लगाना पड़ेगा, एसएलएम डब्ल्यूडीवी। अब आप कहोगे कि जब चेंज ही कर दिया डब्ल्यूडीवी में तो फिर एसएलएम क्यों करें? भाई वो तो जाकर उन्होंने 2013 में चेंज किया। 2013 में जाकर उनको समझ में आया कि नहीं, ये मेथड ठीक नहीं था। आपसे तो लेजर कब से मांगा है? 2009 से। तो 9, 10, 11, 12 उन सालों में तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, ऐसा कुछ डिसाइडेड ही नहीं था। तो किस पे लगाते रहोगे? एसएलएम पर। 2013 में जाकर इंपैक्ट दिखाओगे कि नहीं, ये एसएलएम ठीक नहीं था, डब्ल्यूडीवी पे लगना चाहिए था। तो वहां पर वो जो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा आता है तो और लगाओ, कम आता है तो रिवर्स करो, वो बताया था ना। तो वो चीज अब करेंगे। तो पहले एक बार निकालते हैं मशीन 2 पर। मशीन 2 जो है एसएलएम बेसिस पर कितना लग रहा था? 10% पर एनम। डब्ल्यूडीवी पर कितना लगना है? 15% पर एनम। 10%, 15%, ठीक है। बुक वैल्यू, सॉरी, कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2009, 1 जुलाई 2009 को खरीद के लाए। कितने की लाए थे ये वाली मशीन हम लोग? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपीज की मशीन थी। सबसे पहले डेप्रीसिएशन लगाइए 2009 का। लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2009।
1 लाख का 10%, 10,000 रुपए, उसका आधा। देखिए, इन्होंने ईयर ऑफ सेल में मंथ्स के लिए मना किया है कि उन महीनों का मत लगाओ, लेकिन परचेज में तो मना नहीं किया ना। जब 1 जुलाई को खरीदिए तो 1 जुलाई से ही लगना चाहिए। तो 1 जुलाई से दिसंबर कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो 5,000 रुपए डेप्रीशिएट करा, वैल्यू कितनी रह गई? 95,000। तो बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2010 आ जाएगी। भाई 2009 का डेप्रीसिएशन लगाने के बाद ये वैल्यू बच गई। ये 2010 में वैल्यू है। अब 2010 में डेप्रीसिएशन फिर लगाओ। अब 2010 में जो डेप्रीसिएशन लगेगा, एसएलएम में, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो पूरे वैल्यू पे लगता है। तो 1 लाख पर 10,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट भी लगता है ना स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो ये हो गया 85,000। ये कब की आई बुक वैल्यू? बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2011। फिर डेप्रीसिएशन लगाओ 2011 का 10,000। तो आ गई बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2012 75,000। फिर डेप्रीसिएशन लगाओ 2012 का 10,000 रुपए। तो बुक वैल्यू अब आएगी ऑन 1 जनवरी 2013 65,000। क्योंकि 2013 में आकर तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये मेथड ठीक नहीं था, लेकिन 2013 तक पहले लगा तो दे। ठीक है, तो ये 9 में, 10 में, 11 में और 12 में इतना इतना डेप्रीसिएशन लगा था। लगना कितना चाहिए था अगर डब्ल्यूडीवी फॉलो होता? तो 1 लाख की कॉस्ट थी, 1 लाख का 15%, लेकिन 15,000 रुपए हुआ, लेकिन आधा करेंगे क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का लगाना है। तो 7,500 माइनस कर दो, ये वैल्यू आ गई 92,500। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ 15% पूरे साल का। डब्ल्यूडीवी में तो हर बार नई वैल्यू पर लगता है, तो 92,500 पर लगेगा डेप्रिसिएशन, है ना। तो 92,500 पर कितना आ रहा है? 15% निकाल के देखो। 92,500 इंटू 15/100, तो ये हो गया 13,875। इसका 15% माइनस करके वैल्यू आई 7,8,625। ठीक है, 7,8,625 इसकी वैल्यू आ गई। अब 2011 में फिर 15% डेप्रिसिएशन लगेगा इस वैल्यू पर, जो कि हो रहा है 11,794। ये माइनस करने के बाद वैल्यू बच गई 66,831। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2012 में 1,0025। ये सब 15% लगा रहे हैं हम लोग। तो इस दिन वैल्यू आ जाएगी 56,806। 56,806, ये 1 जनवरी 2013 को इसकी वैल्यू आ गई। आया समझ में? देखो, ये क्यों करा हमने। अब हम क्या करते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन देखते हैं दोनों मेथड से। टोटल डेप्रिसिएशन देखो, यहां लगाया 5, फिर 10, फिर 10, फिर 10, टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 35,000। टोटल डेप्रिसिएशन इस पर लगाया था 35,000। लगना कितना चाहिए था? 7,500, 13,875, 11,794, 1,0025। तो इसका टोटल हो जाता है 43,194। 43,194। 35,000 डेप्रिसिएशन लगाया है, लगना चाहिए था 43,194। कम लगाया हमने और लगाए डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन जितना चार्ज होना चाहिए इन दोनों को माइनस करके लिख लो। ये कितनी आ रही है फिगर? ये आ जाएगी 7,194। इतना डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए। हम ना अभी ये वाला लगाएंगे नहीं डेप्रिसिएशन, पता है क्यों? क्योंकि एक और मशीन है, मशीन 3, उसमें भी कुछ आएगा।
अगर उसमें भी और लगाना हुआ तो इन दोनों को टोटल करके लगा देंगे ना, ठीक है। और अगर उसमें रिवर्स करना हुआ तो वैसे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एसएलएम में डब्ल्यूडीवी में पता ही चल रहा है ये 15% डेप्रिसिएशन लगवा रहा है एक तो, और दूसरी बात ये कि इसमें कम आया डेप्रिसिएशन, हमें और लगाना है 7194, तो उसमें भी यही आएगा, तो दोनों को ऐड करके एक साथ लगा देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टू भी चार्ज समझ में आ गया आपको मशीन टू का। आइए अब हम चलते हैं मशीन थर्ड पर। मशीन थर्ड यहाँ हो पाएगी, कब खरीदी थी इन्होंने मशीन थ्री, नहीं वो भी 2011 में खरीदी है, आपको दिखाई नहीं देगा। मशीन थर्ड देखिए नेक्स्ट, ये 7194, तो मशीन टू के हिसाब से लगना चाहिए था। मशीन थ्री पर चलते हैं। कॉस्ट ऑन किस दिन, 1 जुलाई 2011, 1 जुलाई 2011, एसएलएम बेसिस पर कॉस्ट कितनी है इसकी, पहले तो कॉस्ट लिखते हैं, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2011 में डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन फॉर 2011 कितना लगना चाहिए, 10% मतलब 15,000 का आधा, क्योंकि 1 जुलाई से लगेगा ना, 7,500, तो वैल्यू कितनी रह गई, 1,42,500 वैल्यू रह गई। बुक वैल्यू ऑन कब, 1 जनवरी 2012, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2012 में। अब डेप्रिसिएशन 2012 में वही 10% लगेगा अब, लेकिन पूरे साल का। देखो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा एसएलएम मेथड में, तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 1.5 लाख, तो 15,000 रुपए हर बार लगता रहेगा जब तक मशीन हमारे यहाँ चलेगी। तो 15,000 डेप्रिसिएशन और लगा दिया, तो ये बुक वैल्यू आ गई ऑन 1 जनवरी 2013, यही हमें चाहिए थी, 1,27,500, ठीक है। डब्ल्यूडीवी के हिसाब से 1.5 लाख, डेप्रिसिएशन 2011 का, 1.5 लाख का 15%, 6 महीने का, 6 महीने का लगाएंगे, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, तो कितना हो गया ये अमाउंट आ जाएगा 11,250, 11,250 डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू बच गई 13,8,750। अब लगाओ 2012 का डेप्रिसिएशन, 2012 का डेप्रिसिएशन 15%, अब तो नई वैल्यू पर लगेगा, क्योंकि डब्ल्यूडीवी क्या कहता है, नई वैल्यू पे लगाओ हमेशा। तो जब इस पर लगाएंगे 20,812, ये डेप्रिसिएशन लगेगा, वैल्यू रह गई 1,17938, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये बुक वैल्यू इसके हिसाब से, ये बुक वैल्यू इसके हिसाब से, तो टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 15 और 22,500 हमने ऑलरेडी लगाया था, लगना चाहिए था 11,250 प्लस 20,812, तो इसका टोटल हो गया 3,2062। तो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन और कितना चार्ज करना है, तो ये आ गया, ये माइनस करके देख लीजिए, 3,2062 माइनस 22,500, तो 9,562, 9,562 ये डेप्रिसिएशन और चार्ज होगा। तो थर्ड मशीन कहती है डेप्रिसिएशन इतना चार्ज होगा, उससे पहले हमने सेकंड मशीन का निकाला था, इन दोनों का मिलाकर देख लो कि टोटल डेप्रिसिएशन हमें और कितना चार्ज करना है। तो ये टोटल हमारा अमाउंट आ रहा है 17,756, 17,756 रुपए का डेप्रिसिएशन सेकंड का और थर्ड का मिलाकर। थर्ड में कितना आया 9,562, ये दोनों मिलाकर मतलब इतना डेप्रिसिएशन हमने कम चार्ज कर रखा था, वो अब चार्ज कर देंगे, ठीक है। और अब से आगे से मतलब अब 2013 भी तो एंड होएगा,
तो जब 2013 एंड होएगा तब अब डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया 2013 में आके कि हमें डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन में ये लिखा है 2013 में डिसाइड किया। ये मत सोचना कि पहले डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा 31 दिसंबर को, अभी भी गलती करके कि एसएलएम पे ही लगा दिया होगा फिर डिसाइड किया होगा। अरे डेप्रिसिएशन तो वैसे ही साल के एंड में लगता है 31 दिसंबर, तो क्या दिसंबर को बिल्कुल लगाने के बाद एकदम आधी रात को उन्होंने डिसाइड किया? तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जब भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है 2013 में, इट मींस स्टार्टिंग में ही सोच लिया। तो स्टार्टिंग में सोच लिया मतलब अब 13 का तो हम सही ही लगाएंगे ना, इसलिए मैंने 12 तक ही करा। ठीक है, इसलिए मैंने 12 तक का ही डेप्रिसिएशन यहां पर लिखा कि 13 का गलत नहीं निकालेंगे हम। ठीक है, अब बना लेते हैं इसका हम लेजर। ठीक है, मशीन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2009। अब आपके पास सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी हैं, बस यहां पर पुट करनी है। तो 2009 1 जनवरी पहली मशीन परचेज करी टू बैंक अकाउंट फर्स्ट। कितने की खरीदी थी? 2 लाख रुपए की, है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रही है? इसी साल हो रही है 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2009 को इन्होंने एक और मशीन परचेज करी 1 लाख रुपए की, तो टू बैंक अकाउंट सेकेंड, वो आई 1 लाख रुपए की। ये 2 मशीन हो गई। ठीक है, इसके बाद अगली जो ट्रांजेक्शन है वो सीधा 2011 की है। पहले 9 को क्लोज करते हैं, तो 2009 31 दिसंबर क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। अभी मेथड का जो डेप्रिसिएशन का चेंज वेंज है वो भूल जाओ, ये 2009 में बैठे हम। 2009 में थोड़ी ना ये सब पता था हमें, अभी तो हम अपने एसएलएम के बेसिस पर ही चलते रहेंगे चुपचाप। तो एक फर्स्ट पर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, अब आप अपने वर्किंग नोट से चेक करते रहना, 20,000 रुपए। और सेकंड पर कितना किया था? 5,000 रुपए निकाला था हमने, तो टोटल हो गया 25,000। तो 31 दिसंबर को दोनों के बैलेंस कितने कितने आ जाएंगे वो देख लो। बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट 2 लाख की थी, 20,000 डेप्रिशिएट हो गई तो 180। सेकंड 1 लाख की थी, 5,000 डेप्रिशिएट हो गई तो 95,000। ठीक है, तो ये हो गया 275,000। 3 लाख 3 लाख, समझ में आया? ये वैल्यू इधर जाएगी 2010 को में 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट 1,80,000, सेकंड 95,000, 2,75,000 रुपए। 2010 में तो कोई और ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, 2010 में तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, मशीनें तो यूज हुई ही होंगी, मशीन हमारे यहाँ आई हुई है तो यूज हुई होगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। तो उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा दो, बस साल को एंड कर दो। 2010 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट पर कितना लगेगा? 2 लाख का अब तो पूरा लगेगा। अच्छा, पिछली बार भी पूरा ही लगा था वैसे तो 20,000 रुपए। सेकंड पर अब लगेगा पूरा, सेकंड पर पहले नहीं लग पाया था, तो अब लगा दो पूरा 10,000 रुपए। तो कितना हो गया? 30,000। बैलेंस सीडी निकाल कर देखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट का सेकंड का। 180 में से 20 और चले गए तो ये रह गया 160, 95 में 10 और चले गए, ये रह गए 85,000। ठीक है, ये हो गया 2,45,000 रुपीज, 2,75,000, 2,75,000। ठीक है, 2011 में आते हैं। 2011 में इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, सेल वेल भी हुई है उसमें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट का 160, सेकंड 85,000, टोटल हो गया 2,45,000। 2011 में क्या होता है? 2011 में पहली मशीन बेच दी जाती है 1 जुलाई को। ठीक है, तो बेचेंगे तो 3 चीजें लिखनी होती है, एक तो बाय बैंक कितने में बिकी। ठीक है, वैसे तो बाय डेप्रिसिएशन भी लिखना होता है, अप टू द डेट ऑफ सेल का डेप्रिसिएशन,
इसमें नहीं लगा रहे, तो एक स्टेप तो ये कम हो गया। बाय बैंक और फिर प्रॉफिट या लॉस तीसरी चीज। तो 2011 30 सॉरी 1 जुलाई को बेचा है ना, 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट कितने में बेच के आए हैं हम? ये बिकी है 1 लाख रुपए में, 1 लाख में बिक गई। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हमारा लॉस हुआ, निकाला था हमने 60,000 रुपए, वो लिख दो। 60,000 का लॉस था ना, वो लिख दिया। ये तो हो गया पहली मशीन का काम पूरा। अब दूसरी मशीन है, और इसी दिन एक काम और किया हमने, तीसरी मशीन परचेज करी। 1 जुलाई 2011 को ही एक और मशीन खरीद के लाए हम, कितने की? 1.5 लाख रुपए की। तो खरीदो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, थर्ड 1,50,000 एक और मशीन खरीद ली। समझ में आ गया आपको इतना? अब क्या होगा, पहली मशीन बेच दी, तीसरी खरीद ली। अब साल जब एंड होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ सेकंड और थर्ड वाली पे लगेगा, फर्स्ट वाली तो मशीन अब हमारे बीच में रही नहीं। तो 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन सेकंड पर और थर्ड पर। सेकंड पर कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, हम लोगों ने निकाला। सेकंड पर 1 लाख रुपए की थी तो पूरा 10,000 रुपए लगाओ, एसएलएम ही चल रहा है ना। तीसरी मशीन तो अभी अभी आई है इसी साल, तो 1.5 लाख का 7,500 रुपए डेप्रिसिएशन इस पर लग जाएगा। ये हमने वर्किंग नोट में करा हुआ है, आप वहां से देखते रहना। वर्किंग नोट इसीलिए बनाया था, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, 7,500, ठीक है। बैलेंस सीडी लिख ले, फिर बैलेंस सीडी जो आएंगे उसको हम 2012 में भी ट्रांसफर करेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी सेकंड का 85 में 10 और कम हो गए, ये हो गया 75,000। थर्ड 1.5 लाख में 7,500 और कम हो गए, ये हो गया 142,500। तो 142,500 और 70 तो ये हो गया 2,17,500 रुपए। 217,500, 217,500 दोनों साइड का टोटल लिख दो। दोनों साइड का टोटल हो गया 395, 3,95,000, इधर भी आ जाएगा 3,95,000। समझ में आया आप लोगों को? ये हम लोगों ने 9, 10, 11 3 साल कर लिए। अब 11 के बाद नेक्स्ट इस बैलेंस सीडी को हमें उतारना होगा 2012 में। तो मैं ये यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप तो इसके नीचे ही कंटिन्यू करते रहना। देखिए ये बैलेंस सीडी जो आए 2011 के, अब इसको आप लिख लीजिए 2012 में। 2012 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकंड का, थर्ड का क्या क्या अमाउंट है? 75,000, 142,500, टोटल हो गया 217,500। क्या इस साल कोई और ट्रांजेक्शन हुई है 2012 में? 2012 में तो कोई और ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं, तो लेकिन मशीनें तो चली होंगी ना, तो डेप्रिसिएशन लगा दो, साइलेंट कर दो। बाय डेप्रिसिएशन सेकंड पर, थर्ड पर। सेकंड पर वही 1 लाख की खरीदी थी तो 10,000 रुपए, एसएलएम में हमेशा सेम वैल्यू पर चलता रहता है। थर्ड वाली हमने 1.5 लाख की खरीदी थी तो उस पर 15,000 रुपए, 25,000 रुपए ये हो गया।
31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सेकेंड, थर्ड। 75 में 10 और गए, ये हो गया 65,000। 142,500 में से 15,000 और गए, ये हो गया 127,500। टोटल आ गया 192,500। तो दोनों साइड हो गया 2,17,500, 2,17,500। ये इधर आ जाएगा 2013 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये ईयर और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो गया। 65,000, 1,27,500, 192,500। ध्यान से समझना जरा बात। अब इन्होंने क्या किया, इस साल 2013 में आकर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर लिया। जब डेप्रिसिएशन चेंज करा तो हमने वर्किंग करके पता लगाया कि डेप्रिसिएशन और चार्ज होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन और चार्ज कर ले। कितना चार्ज करना था? 17,756 है ना। 17,756 रुपए हमें डेप्रिसिएशन और चार्ज करना है। तो पहले वही काम कर लेते हैं, चाहे या साल के एंड में कर लेंगे, एक ही बात, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन तो दे नहीं रखी, कोई और परचेज सेल तो कुछ हो नहीं रही। तो बस अब क्लोज करते हैं 2013 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन मत लिखना आप, ठीक है। एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे हम? 17,756, 17,756 रुपए ये लगाना था। नेक्स्ट, आप 1 जनवरी को भी कर सकते थे, बट जनरली डेप्रिसिएशन क्योंकि साल के एंड में ही लगता है, तो ये नॉर्मली ट्रांजेक्शन भी उन्होंने साल के एंड में ही की होगी, यही मानते हुए हम इसको एंड में कर देते हैं। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं इस साल का, क्योंकि ये इस साल का नहीं था, ये तो अभी तक हमने अपनी गलती को सुधारा है। 2009 से जो खरीदी थी, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको ठीक कर कर देखा तो ये आया। अब डेप्रिसिएशन जब लगाओगे सेकंड और थर्ड पर, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सेकंड और थर्ड पर जब अब डेप्रिसिएशन लगेगा तो कौन से मेथड से लगेगा? WDV। अब जो WDV से डेप्रिसिएशन लगेगा, गलती से इन बैलेंस BD पर मत निकाल देना, गलती से इस बैलेंस BD पर मत निकाल देना। क्यों मत निकाल देना? क्योंकि ये वाले बैलेंस BD तो अपने आप में ही गलत है। ये बैलेंस BD तो किस हिसाब से चलते हुए आ रहे हैं बेचारे? SLM मेथड के हिसाब से। इनको थोड़ी ना पता था, लेकिन हमने फॉलो कौन सा करना है अब से? WDV। तो ये बैलेंस BD, ये जो बुक वैल्यूज आ रही है, ये बुक वैल्यूज तो SLM वाली है। हमें बुक वैल्यू कौन सी देखनी पड़ेगी? WDV वाली, क्योंकि इस पर लगाना है डेप्रिसिएशन। कहां से देखें? वर्किंग नोट। इसलिए वहां पर बुक वैल्यू निकाली थी हमने माइनस कर करके, वरना खाली डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करके डिफरेंस निकाल लेते। बुक वैल्यू की जरूरत अब पड़ गई 2013 में आके, क्योंकि इस साल भी तो डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मशीन 2 देखो, पहले आप सेकंड वर्किंग नोट बनाया था मैंने। मशीन 2 में हमने लिखा था 56,806 बुक वैल्यू इस साल के शुरू में, 2013 के शुरू में 56,806 रुपए बुक वैल्यू थी। अब और डेप्रिशिएट करो, 56,806 का 15% निकालो तो वो कितना बन रहा है? 8521, 8521। तो अब इसमें कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 8521 का। समझ में आया? अब मशीन 3 पर चलो। मशीन 3 में बुक वैल्यू कितनी आई थी? 117938, 117938। अब उस पर लगाओ 15%, ना कि इस पर, ठीक है, ना कि इस पर लगाओ उसका 15%। कितना बन रहा है? 17691, 17691। ये है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन दोनों का टोटल कर लो, 26212। अब देखो बैलेंस CD, क्योंकि अब क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें बैलेंस CD ना चाहिए नहीं है वैसे। सेकंड और थर्ड के बैलेंस शीट क्योंकि अलग अलग आइडेंटिफाई इसलिए करते थे हम, जिससे कि हमें डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने में इजी रहे, उसमें जरूरत पड़ती है, इसलिए हम अलग अलग लिखते हैं। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया, तो बैलेंस शीट आप दिस साइड माइनस दिस साइड कर कर
वैसे एक साथ भी लिख सकते हो कंसोलिडेटेड फिगर, लेकिन अगर आपको लिखनी ही है सेकंड और थर्ड की, तो गलती से इसमें से ये माइनस करके मत लिख देना। ये गलती मत कर बैठना कि कभी 65,000 में से 8,000 माइनस करके लिख दो और इसमें से ये माइनस करके लिख दो। ये इस पर हो ही नहीं रहा। ये तो उस वाली वैल्यू पर हुआ था, किस पर, जो 56,806 रुपए लिखा था। तो या तो उसमें से माइनस करो, वरना आप सीधा बैलेंस सीधी लिख दो, दिस माइनस ये दोनों करके, वो टोटल तो आना ही है सही। और अगर आपको लिखनी है अलग अलग तो फिर लिखो 56,000 में से जो 56,806 था, उसमें से 8521 माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी 48285, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 117,938 में से 17,600, मतलब 17691 माइनस करेंगे तो ये 100,247 आएगी, है ना। ये दोनों का टोटल हो गया 148,532। ये दिस माइनस दिस दोनों करते ना, तब भी यही आता, तब भी यही आता। तो अब टोटल लिख लो 192,500, 1,92,500। आया आप लोगों को समझ में? क्वेश्चन लेंदी था, इसीलिए मैंने लिया था जिसमें कंसेप्ट थोड़ा आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लीज इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।